कहाँ तक किया था लास्ट? परम्यूटेशन कर लिया था। वो क्वेश्चन दिया था ना एक, हो गया वो? आ गया? क्या आंसर आएगा उसमें? 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब कॉम्बिनेशन। A combination is a selection of all or part of a set of objects, part of a set of objects without regard to the order, without regard to the order in which objects are selected, in which objects are selected. For example, we have a set of 3 letters, a set of 3 letters A, B and C. Then possible combinations with selecting 2 letters will be AB, BC and AC। मतलब 3 लेटर्स का कोई सेट है और उसके लिए कॉम्बिनेशंस बनाने हैं 2 लेटर्स लेके, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? AB बन सकता है, BC बन सकता है और AC बन सकता है। इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे AB है तो BA नहीं आएगा जैसा कि परम्यूटेशन में आता था, ठीक है। वहाँ 6 टाइप से बनाया था, AB BA, AC CA और BC CB, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, AB BC और AC, ठीक है। और इसका जो जनरल फार्मूला है जैसे हमने परम्यूटेशन के लिए लिखा था उसी तरह से नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस of n things taken are at a time is given by NCR equal to factorial n over factorial r factorial n minus r, factorial n divided by factorial r factorial n minus r। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक। In how many ways
हाउ मैनी वेज एक कमेटी consisting of 4 men and 3 women can be formed from 7 men and 5 women. Options 240, option B 350, option C 400, option D 420. ये बताना है कि एक कमेटी बनानी है 4 मैन और 3 वुमेन की, और कितने लोगों में से बनानी है? 7 मैन और 5 वुमेन में से सेलेक्ट करके। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? कौन सा? बी ऑप्शन 350। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एक तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिलेक्शन की बात की है ना, कि 7 मैन और 5 वुमेन में से सेलेक्ट करने हैं 4 मैन और 3 वुमेन को। तो जहाँ भी सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पे क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज 4 मैन लेने हैं और टोटल मैन है कितने पास? अपने पास 7, यानी 7 में से सिलेक्शन करना है कितने का? 4 का। तो क्या लिख सकते हैं? 7C4। ठीक है, और इसी तरह से 5 वुमेन है, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, तो 5C3। अब साथ में क्या बताओ, क्या एडिशन आएगा या मल्टीप्लिकेशन आएगा? मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि 4 मैन और एंड आ गया ना बीच में, और कितने लेने हैं? 3 वुमेन। अगर ऐसा होता कि 4 मैन या 3 वुमेन तो और आता, तो फिर मल्टीप्लिकेशन काम में नहीं लेते। लेकिन अभी तो 4 मैन भी लेने हैं और साथ में क्या लेनी है? 3 वुमेन भी लेनी है। ठीक है, इस वजह से साइन कौन सा आएगा? मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करना, 350 आएगा। 350। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी? हाँ, मतलब 4 मैन 3 वुमेन की कमेटी बनाने की प्रोबेबिलिटी 7 मैन और 5 वुमेन में से। तो टोटल नंबर ऑफ कितने अपने पास? पॉसिबल तो कितने हैं? 12 हो गए, और चाहिए क्या? 4 है उधर से, तो 4/7 होता। क्योंकि मैन के रेस्पेक्ट में देखेंगे ना, मैन के रेस्पेक्ट में मैन देखेंगे, वुमेन के रेस्पेक्ट में वुमेन देखेंगे। जैसे बॉयज़ गर्ल होता, जैसे 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स करना है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं? 10 है। तो बॉयज़ के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/10, और गर्ल्स के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो भी है 3/10। ठीक है ना, और नंबर ऑफ वेज पूछा है तो फिर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
A bag contains 8 red balls, 10 blue balls, 17 green balls. 17 green balls. What is the minimum? What is the minimum? What is the minimum number of balls? Number of balls that needs to be taken out. That needs to be taken out from the bag. From the bag to ensure getting at least one ball of each color. One ball of each color. Options 19, 18, 28, 27. Hmm? 28. नाइनटीन ट्वेंटी एट देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बैग के अंदर 8 रेड बॉल हैं, 10 ब्लू बॉल हैं और 17 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट नीड्स टू बी टेकन आउट फ्रॉम द बैग टू एंश्योर गेटिंग एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। मतलब हर कलर की एक एक बॉल तो कम से कम आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन लेनी है। मतलब बुरे से बुरी कंडीशन क्या हो सकती है, बुरे से बुरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक एक बॉल निकालना स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले माना कि ब्लू बॉल निकल के आई, ठीक है, एक बॉल निकाली ब्लू आई, फिर सेकंड निकाली तो ब्लू आई, ऐसे 10 बार निकाल दी तो ब्लू ही आई केवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट 11वीं बॉल निकाली तो ग्रीन आ गई, फिर ऐसे करते गए 17 बॉल निकाली तो ग्रीन ही ग्रीन आई। इससे बुरी कंडीशन कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद में किसका नंबर आए फिर रेड वाली बॉल को निकालने का, तो उसके बाद यानी कि 10 निकाली फिर 17 निकाल दी, उसके बाद में किसका नंबर आएगा फिर रेड वाली बॉल को निकालने का। बताओ इससे भी ख़राब कंडीशन कुछ हो सकती है क्या? अपन को तो मिनिमम नंबर चाहिए, लेकिन हम क्या लेके चलते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट बॉल निकाली माना ब्लू आ गई, ठीक है, फिर सेकंड निकाली ग्रीन आ गई, फिर थर्ड निकाली रेड आ गई। ये तो मिनिमम हो गया बिल्कुल। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन चाहिए। बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसमें, तो बुरे से बुरा तो यही हो सकता है कि पहले सारी ब्लू बॉल निकल जाएँ, फिर सारी ग्रीन बॉल निकल जाएँ और उसके बाद में किसका नंबर आए फिर रेड वाली बॉल को निकालने का। यानी कि 17 बॉल निकल जाएँ प्लस 10 बॉल और निकल जाएँ 27, तो 28वीं बॉल तो कंपलसरी आएगी, कौन सी फिर रेड आएगी, ठीक है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन मतलब बुरे से बुरे कंडीशन क्या हो सकती है कि सबसे पहले बॉल निकाली 10 ब्लू निकल के आ गई, फिर अगली बॉल निकाली 17 की 17 ग्रीन निकल के आ गई, फिर अगली वाली बॉल निकालते हैं और वो क्या निकल के आ जाए
रेड निकल के आएगी फिर तो भाई लास्ट में तो बैग में कौन सी बॉल बचेगी, रेड ही बचेगी ना। तो पॉसिबल अपन को मिनिमम नंबर बताना है, लेकिन अपन को कंडीशन क्या लेके चलनी है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन लेके चलनी है। मिनिमम आप लोग बता सकते हो क्या, मुझे बताओ, आप लोग ये बता सकते हो कि मिनिमम इतनी बॉल निकालने पर हमें पॉसिबल मिल जाएंगी, एक रेड मिल जाएगी, एक ग्रीन मिल जाएगी, एक ब्लू मिल जाएगी, नहीं बता सकते ना। तो वर्स्ट टू वर्स्ट यानी बुरे से बुरे कंडीशन लेके चलनी है फिर। तो बुरे से बुरा तो क्या हो सकता है कि ग्रीन निकल जाए सारी, ब्लू निकल जाए सारी, उसके बाद में किसका नंबर आए, फिर रेड वाली बॉल का नंबर आए। क्योंकि हमारे लिए ये बताना पॉसिबल ही नहीं है कि हम कितने बार कितने काउंट करें या कितने बार बॉल निकालें, उसकी हमें एक एक कलर की एक एक बॉल मिल जाए, नहीं बता सकते ना ये बात। तो हमें तो क्या लेके चलनी है फिर, वर्स्ट टू वर्स्ट यानी बुरे से बुरी कंडीशन कौन सी है। तो बुरे से बुरे तो यही हो सकती है कि सारी ग्रीन निकल के आ जाए, सारी ब्लू निकल के आ जाए, और फिर उसके बाद किसका नंबर आए, रेड वाली बॉल। ऐसा नहीं कर सकते हम कि पहले रेड निकले फिर ब्लू निकले, क्योंकि फिर वर्स्ट कंडीशन पे नहीं जा पाएंगे ना अपन। बुरे से बुरी कंडीशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉल बैग में से निकल के आ जाएं अपने पास, उसके बाद में एक एक कलर की एक एक बॉल मिले। समझ में आ रही है बात। तो वो तो कब हो सकती है, जब ग्रीन निकाल दे पूरी और ब्लू निकाल दे। सपोज करो इसमें एक और कलर की बॉल और होती, ब्लैक कलर की बॉल और होती, कौन सी, 20, फिर क्या करते, 20 निकालते पूरी, फिर 17 को निकालते पूरी, फिर 10 को निकालते पूरी, उसके बाद में किसका आता, मिनिमम नंबर रेड वाली बॉल का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 17 + 10 27, उसके बाद में जो बॉल निकल के आएगी वो रेड निकल के आएगी, और फिर तीनों कलर की बॉल अपने पास आ जाएगी बैग में से बाहर। तो पॉसिबल कितने हो सकते हैं फिर, 28। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जहाँ भी मिनिमम नंबर पूछता है तो बुरे से बुरे कंडीशन क्या हो सकती है वो लेके चलनी है तुम्हें। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे इसको, चलो लिखवा देते हैं। In this type of questions, we should consider the worst case that could happen, therefore in total 17 + 10 27 balls before the first red ball is drawn. So making the total count is equal to 17 + 10 + 1 28. नेक्स्ट ये CSIR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, a dart is randomly thrown at a circular board, thrown at a circular board on which two concentric ring of radii of r and 2r having the same width, width much less than r, are marked. The probability of the dart hitting the smaller ring is हाँ 1/3. वन बाई टू. और देखते हैं. कितना आया? 1/3. देखो दो रिंग बता रखी है, वो कैसी है? कंसेंट्रिक रिंग्स है, इस तरह से है कुछ, ठीक है. और स्मॉलर वाली जो रिंग है उसकी रेडियस इसने दे रखी है कैपिटल R, और जो लार्जर रिंग है उसकी रेडियस कितनी है? 2R है, ठीक है. तो ये पूछ रहा है कि जो स्मॉलर वाली रिंग है उसमें डार्ट हिट करना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो देखो सबसे पहले तो जो स्मॉलर वाली रिंग है इसका एरिया अगर निकालें अपन, ठीक है, इसका एरिया, तो इसका एरिया तो कितना आ जाएगा बताओ? स्मॉलर रिंग का, स्मॉलर रिंग, इसका एरिया कितना आ जाएगा? πr², ठीक है. और लार्जर वाली जो रिंग है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो कंप्लीट एरिया में से स्मॉलर वाली रिंग का एरिया मैं माइनस कर दूं, कंप्लीट जो है अपने पास उसमें से कौन सी रिंग का एरिया माइनस कर दूं? स्मॉलर वाले का. तो जो रिमेनिंग जो एरिया बचेगा वो किसका आ जाएगा? फिर
बड़ी वाली या लार्जर वाली रिंग का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पाई 2r² माइनस पाई r²। नहीं, कंप्लीट तो कैसे लेंगे, अगर कंप्लीट ही ले लेंगे फिर तो फिर स्मॉलर वाली लार्जर वाली के अंदर ही फिर स्मॉलर वाली आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी फिर। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझा। जैसे आप ये करते हैं, जैसे एक इवेंट हो गया और उसके बाद दूसरे वाले इवेंट को उसका एक इफेक्ट पड़ता है, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उस अकॉर्डिंग। नहीं, वो ऐसा तो नहीं बोला है कि वो रिंग पूरा सर्कल नहीं देता। पूरा सर्कल अगर ले लेंगे अपन तो फिर स्मॉलर रिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर वो पूछ ही रहा है कि अगर मान लो वो पूछता है कि लार्जर रिंग पे हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो फिर कंप्लीट नहीं ले सकते फिर अपन, क्योंकि फिर उसमें स्मॉलर भी आ जाएगी ना। फिर कंप्लीट ले लेंगे अगर तो फिर स्मॉलर का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है। तो बाहर वाली रिंग का एरिया इसी तरह निकालेंगे, पाई 2r² माइनस पाई r²। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3 पाई r² आएगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, स्मॉलर रिंग पे हिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो द probability of the dart hitting the smaller ring is, तो स्मॉलर रिंग का एरिया कितना है, पाई r², और टोटल एरिया कितना है। अब टोटल में पूरा काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एरिया कितना है, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, पाई 2r², ठीक है। तो पाई r² डिवाइडेड बाई 4 पाई r², 1/4। और अगर वो पूछता कि लार्जर वाली रिंग को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्या करते फिर 3π² डिवाइडेड बाई 4π², 3/4 आता। दोनों का ऐड करके देखोगे तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक ही आएगी। स्मॉलर रिंग को हिट करने की प्लस लार्जर रिंग को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1, ठीक है। नेक्स्ट, एक कैनल सिस्टम is shown in figure, water flows from A to B, through 2 channels. Gates G1 and G2 are operated independently. To regulate the flow. Probability of G1 to be open is
10%, while that of G2 is 20%. The probability that water will flow, the probability that water will flow from A to B, is option 10%, 20%, 28-30. डायग्राम बनाते हैं अभी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये बोल रहा है कि ए से बी की तरफ पानी जाना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए इसने दो गेट दे रखे हैं G1 और G2। तो G1 के थ्रू भी जा सकता है और G2 के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो G1 के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 10%, और गेट G2 के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20% है। तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम A to B, A से B तक फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा ये बताओ कि A से B तक वाटर जाएगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, गेट G1 का ओपन होना या गेट G2 का ओपन होना या दोनों का ही ओपन होना। दोनों में से अगर एक भी गेट ओपन हो गया तो पानी चला जाएगा A से B की तरफ। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों गेट ही ओपन हो, या तो G1 ओपन हो जाए या G2 ओपन हो जाए, मतलब एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो पानी कहाँ चला जाएगा, A से B की तरफ चला जाएगा। और पानी A से B की तरफ कब नहीं जाएगा, जब दोनों गेट बंद होने चाहिए, G1 भी और G2 भी। और जाएगा कब, या तो G1 ओपन हो या G2 ओपन हो, एटलीस्ट वन ओपन होगा तो पानी चला जाएगा। दोनों गेट सेम टाइम पे बंद हो गए तो पानी नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक डाइस है अपने पास, ठीक है, उसमें 1 to 6 नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेके 6 तक। डाइस को उछाला तो मैं बोलता हूँ कि उस पर नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी, ठीक है। और एक ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6। तो मैं एक आने की प्रोबेबिलिटी इस तरह भी तो निकाल सकता हूँ कि उस पर नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 1 - 5/6, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक ना आने की प्रोबेबिलिटी घटा दूँ अगर, तो एक आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखो, अगर मुझे वाटर को फ्लो करवाना है A से B की तरफ, तो एटलीस्ट कितने गेट ओपन होने चाहिए,
वन गेट ओपन होगा तो पानी चला जाएगा ए से बी की तरफ, ठीक है। मतलब एट लीस्ट वन गेट, एट लीस्ट वन गेट शुड बी ओपन, ठीक है। ये पानी जाने की प्रोबेबिलिटी है ए से बी की तरफ, और पानी ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों गेट क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस बोथ गेट्स G1 एंड G2 आर क्लोज्ड। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये तो पानी ए से बी की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैं कैसे निकालना चाह रहा हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी में से पानी ना जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूँ। जैसे अभी डाइस के लिए किया था, टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक ना आने की प्रोबेबिलिटी घटा दी तो एक आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से पानी ए से बी की तरफ फ्लो करवाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या निकाल दी, पानी ना जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 माइनस, अब दोनों गेट जो हैं वो कैसे होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, मतलब उसमें से पानी ना जाए। तो गेट G1 भी एंड गेट G2 भी, ठीक है। तो गेट G1 से पानी फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी देखो इसने दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 टू बी ओपन इज़ 10%, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, क्लोज्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जब ओपन की प्रोबेबिलिटी 10% है तो बताओ क्लोज्ड की कितनी हो जाएगी, 90%, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको फिर, G1 के लिए 90/100, फिर साथ में क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन, क्योंकि और आ रहा है ना बीच में एंड, G1 भी एंड G2 भी दोनों बंद होने चाहिए। तो गेट G2 के ओपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 20%। तो बताओ क्लोज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 80/100 हो जाएगी ना। जब ओपन की कितनी है, 20 है, तो क्लोज की कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग 80%, 80/100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो कितना आएगा बताओ, 72 डिवाइडेड बाई 100, कितना आएगा ये, 28 आएगा। 28/100, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 28%, ठीक है, 28%। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जून 2019 का क्वेश्चन था अभी जो अपने किया है। अब लिखो जून 2018। Two students are solving the same problem independently. If the probability that the first one solves the problem is 3/5, and the probability that the
probability that the second solves the problem is 4/5. What is the probability that at least one of them solves the problem? Options 17/25, 19/25, 21/25, 23/25. डी। क्या आंसर आया? डी। अब देखो इसमें ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब उनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो उसी तरह से निकाल सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या निकाल दें कि दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, तो कम से कम एक के प्रॉब्लम सॉल्व आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो हमें तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कि दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, उसी को तो घटाना पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटी में से। ठीक है, तो एक केस प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसने दी है, हमें कितनी दी है? 3/5।
प्रोबेबिलिटी ए के सॉल्व करने की 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ए के सॉल्व ना करने की कितनी हो जाएगी 1 - 3/5 मतलब 2/5। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी बी के सॉल्व करने की कितनी है 4/5, तो बी के क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट one of them solve the problem is equal to 1 minus probability both not solve the problem। वन माइनस ए के प्रॉबिलिटी सॉल्व ना कर ए के प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5 एंड बी के प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, तो 1 - 2/25 23/25। ठीक है, तो इस तरह से पूछता है ना कि एटलीस्ट कितने की एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ सॉल्व करने की, या जो भी पूछता है तो इसी तरह से करना है। 1 माइनस उसमें से ना होने की प्रोबेबिलिटी घटा दो तो अपने पास होने की प्रोबेबिलिटी आएगी। एक और देख लेते हैं। दिसंबर 2015 में पूछा एक इसी तरह का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए टिकटलेस traveler is caught during a trip is 0.1 if the traveler makes 4 trips, if the traveler makes 4 trips, the probability that he or she will be caught during at least one of the trip is 1 minus 0.9 to the power 4 1 minus 0.9 to the power 4 1 minus 0.9 to the power 4 option D 0.9 to the power 4।
ऑप्शन क्या आएगा बताओ? ए आएगा क्या? सी आएगा? ऐसा काम किया है किसी ने कभी? हाँ, हमने तो बहुत किया है। इमरजेंसी में तो करना पड़ जाता है ना कई बार। नहीं, डर तो सबको लगता है, पर कई बार इमरजेंसी भी तो फंस जाती है ना। कि ट्रेन का टाइम है 3 बजे का, हम लोग पहुँच रहे 2 मिनट पहले, ट्रेन आ गई, तो फिर तो कुछ नहीं दिखता, फिर तो ट्रेन ही दिखती है बस, टिकट नहीं दिखता। फिर होता नहीं है क्या ऐसा? कई बार हमारे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। ब्लैक से तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पकड़े जाने की। तो क्या आएगा ऑप्शन? सी। देखते हैं, सी आ रहा है सभी के? ठीक, देखते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि उसके किसी भी एटलीस्ट एक ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमें तो वही करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या निकाल दें? एक भी बार पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी करें, है ना। पहली ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए, सेकंड ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए, थर्ड ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए, फोर्थ ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी कॉट ड्यूरिंग at least one of the trip is equal to 1 minus probability not caught in all trips। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि पहली ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए, और दूसरी ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए, और तीसरी ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए, और चौथी ट्रिप में भी ना पकड़ा जाए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ट्रिप की बात करूं कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिप प्रोबेबिलिटी that not caught during first trip, मतलब पहले ट्रिप में उसके पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको भी उसी तरह निकालते हैं फिर, 1 माइनस उसके पहले ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि हर एक ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके, 0.1 है। हर एक ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, और हमें उसके ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल में से पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, तो पहली ट्रिप में ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कॉट इन द फर्स्ट ट्रिप, तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 माइनस 0.1 कितना आएगा बताओ? 0.9 आएगा। ये 0.9 क्या आया है उसका? पहले ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी आई है, पहले ट्रिप में पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
अब इसी तरह से सेकंड ट्रिप के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट नॉट कॉट ड्यूरिंग सेकंड ट्रिप, सेम इसी तरह निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। इसी तरह से थर्ड ट्रिप के लिए निकालेंगे तो भी कितना आएगा बताओ। 1 माइनस 0.1 0.9। और फोर्थ ट्रिप के लिए निकालेंगे तो भी सिमिलर 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो ये चारों ट्रिप में उसके पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.9, 0.9, 0.9 और 0.9। ठीक है, अब यहाँ से देखो caught during at least one of the trip is equal to 1 minus not caught in all the trips। तो पहले ट्रिप में पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9, फिर मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड ट्रिप में पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9। आ रहा है क्या समझ में? अरे इसमें वैल्यू रखोगे ना, इस वैल्यू को निकालना चाहता था मैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि किसी भी ट्रिप में वो ना पकड़ा जाए, किसी भी ट्रिप में वो ना पकड़ा जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था। तो स्टेप बाय स्टेप निकाली कि पहली ट्रिप में पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो इधर से निकाली मैंने कि पहले ट्रिप में ना पकड़ा जाए। तो कैसे निकाला 1 माइनस पहले ट्रिप में पकड़ा जाए, तो 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। 0.9 क्या आया पहले ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी। फिर इसी तरह से दूसरे ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी सिमिलर आएगी वो तो सभी में, ठीक है ना। तो फिर इसमें वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9, यानी 1 माइनस 0.9 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? ए ऑप्शन आएगा 1 माइनस 0.9 की पावर 4। नहीं आया समझ में? एक बार और बता देते हैं। ये ऐसा बोल रहा है कि एक ट्रैवलर है, उसके टिकटलेस पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी ट्रिप में, किसी भी ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1 है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो 4 ट्रिप करता है इस तरह की टिकटलेस होके। कितने ट्रिप करता है 4। तो हमें बताना है कि उसके एटलीस्ट एक ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एटलीस्ट एक ट्रिप में उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, एक ट्रिप में पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट निकालने के लिए क्या किया, वही कॉन्सेप्ट लगाया जो इससे पहले दोनों क्वेश्चंस में लगाया था। 1 माइनस उसके पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, किसी भी ट्रिप में पकड़े ना जाने की, पहली ट्रिप में भी, सेकंड ट्रिप में भी, थर्ड ट्रिप में भी और फोर्थ ट्रिप में भी, किसी भी ट्रिप में पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी ट्रिप में पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी है कितनी वो निकालते हैं एक बार। तो जैसे पहले ट्रिप की बात की तो पहले ट्रिप में उसके पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, उसी कॉन्सेप्ट से निकाली। 1 माइनस उस ट्रिप में उसके पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 माइनस पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। तो ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी पहली ट्रिप में कितनी आ जाएगी 0.9 आएगी। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकंड ट्रिप के लिए सेम 0.9, फिर थर्ड ट्रिप के लिए 0.9, फोर्थ ट्रिप के लिए 0.9। तो चारों ट्रिप में उसके पकड़े ना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9 है। ठीक है, अब वहाँ पे वैल्यू रखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट कॉट इन ऑल द ट्रिप्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रिप में नहीं पकड़ा जाना चाहिए, पहले ट्रिप में भी नहीं पकड़ना चाहिए और दूसरी ट्रिप में भी नहीं पकड़ना चाहिए, तीसरे ट्रिप में भी नहीं पकड़ना चाहिए और चौथी ट्रिप में भी नहीं पकड़ना चाहिए। इसी वजह से क्या यूज़ में ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 कितना आएगा 1 माइनस 0.9 टू द पावर 4। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा लेंथी कर दिया इसने क्वेश्चन को, बस ये है, 2 बार लगाना पड़ा ये। नेक्स्ट,
लिखो हाउ मैनी डिफरेंट सैलेड्स, हाउ मैनी डिफरेंट सैलेड्स कैन बी मेड फ्रॉम, कैन बी मेड फ्रॉम ये पता नहीं कौन सा सैलेड है, हमने तो नहीं सुना इसका नाम कभी। टोमेटोज, ऑनियंस, पोटैटोज, एंड कैरेट्स। 16, 28, 31, 32 क्या? हाउ मैनी डिफरेंट सैलेड्स कैन बी मेड फ्रॉम cauliflower, tomatoes, onions, potatoes and carrots? पोटैटो भी आता है क्या सैलेड में? हैं? पता नहीं क्वेश्चन बनाने वाले ने कैसे दे दिया इसको। इंडिया में नहीं चलता, मोस्टली लोग सैलेड ही खाते हैं। पर अपना पेपर सेटर तो इंडिया का ही होगा आई थिंक, मुझे लगता है। खैर उसने जो भी दे दिया, उसने बोल दिया ना यहाँ पे कि भैंस सफ़ेद होती है तो मानना है सफ़ेद ही होती है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसने बोल दिया पोटैटो आता है सैलेड में, तो इसका मतलब आता है। ये बोल रहा है कितने टाइप के सैलेड बना सकते हैं अपन इन 5 सैलेड को लेके। इनको अलग अलग मिक्स कर सकते हो, जैसे टोमेटो दो को भी मिक्स कर किसी को भी मिक्स कर सकते हो। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? एक का एक के साथ भी और एक का कितने के भी साथ, एक का 5 के साथ करो, 2 के साथ करो, 3 के साथ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें तो एक ही तरह का सैलेड चाहिए, मतलब मिक्सअप नहीं चाहिए उसमें किसी का भी, तो हम तो केवल किसका सैलेड बनाना चाहते हैं? टोमेटो का ही बनाना चाहते हैं केवल, और किसी का नहीं बनाना चाहते, या पोटैटो का बनाना चाहते हैं, या कैरेट का बनाना चाहते हैं। तो एक ही तरह का सैलेड कितने तरह से बना सकते हैं अपन? 5 तरह से बना सकते हैं ना, क्योंकि 5 इंग्रेडिएंट दे रखे हैं उसने। या तो तुम कॉलीफ्लावर से बना लो, या टोमेटो से बना लो, या ऑनियन से बना लो, पोटैटो से बना लो, या कैरेट से बना लो। ये तो एक सिंगल का है, सिंगल। इसी तरह 2 का मिक्सअप करके बनाना है सैलेड अगर, फिर 3 का मिक्सअप, फिर 4 का मिक्सअप, फिर 5 का मिक्सअप, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं?
सी ऑप्शन। कॉम्बिनेशन लगाना है। ऑप्शन सी आएगा 31। देखो सबसे पहले तो एक ही तरह का सैलेड बनाना चाहते हैं। एक ही तरह का मतलब एक इंग्रेडिएंट आना चाहिए उसमें, या तो टोमेटो आ जाए, या ऑनियन आ जाए, या पोटैटो आ जाए, या कैरेट आ जाए। ठीक है, तो कितने सैलेड बन सकते हैं इस तरह के? 5 सैलेड बन सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के कितने सैलेड बन सकते हैं? 5। तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको 5C1, क्योंकि टोटल 5 में से लेना कितना है? केवल अपन को एक ही तरह का लेना है। कोई भी ले सकते हो, टोमेटो ले सकते हो, ऑनियन ले सकते हो। ठीक है ना, तो 5C1 ये तो एक तरह का सैलेड बन गया। फिर इसी तरह से अगर ऐसा सैलेड बनाना है जिसमें 2 का मिक्सअप हो, ठीक है, यानी कितने लेने हैं? 5 में से 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से ऐसा सैलेड बनाना है जिसमें 3-3 का कॉम्बिनेशन हो, तो कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5 में से? 5C3 प्लस इसी तरह से नेक्स्ट 4 का सैलेड बनाना है तो 5C4, और लास्ट में तो 5 के 5 ले सकते हैं। तो कितना आएगा देखो इससे? 5C1 की वैल्यू कितनी होती है? 5। 5C2 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? आ जाएगा ना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 31 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा? 31। ऐड करना है सभी को, 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 31। ठीक है, नेक्स्ट यही लिखो एक और क्वेश्चन। जून 2018। In a group of 11 person, in a group of 11 person, each shake hand, each shakes hand with every other one, with every other once and only once, once and only once. What is the total number of, what is the total number of such handshakes, handshakes? In a group of 11 person, each shakes hand with every other once and only once. What is the total number of such handshakes?
ऑप्शंस, बिना ऑप्शंस के करो एक बार। 55। ठीक है, देखो 11% कुछ भी मान सकते हो तुम। इस तरह से, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पर्सन एक बार ही किसी दूसरे पर्सन से हैंडशेक कर सकता है, ठीक है ना। तो ए को लेके चलते हैं, तो ए किस किस से कर सकता है, आगे वाले सभी से कर सकता है। इसका मतलब ए कितने लोगों से कर सकता है, 10 लोगों से कर सकता है हैंडशेक, ठीक है। फिर बी की बारी आएगी। अब बी ने ए से तो पहले कर ही चुका, ठीक है ना, तो इससे तो नहीं करेगा, आगे वालों से करेगा। कितने से कर सकता है बताओ, 9 से कर सकता है। फिर सी, ए और बी से तो करेगा नहीं क्योंकि कर चुका पहले, आगे वालों से ज़रूर करेगा। कितनों से कर सकता है बताओ, 8 से। फिर इसी तरह लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा, ये 1 तक आ जाएगा ना। ये कितनों से करेगा, 7 से, ये 6, ये 5 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 2 से, ये 1 से। क्या हुआ, ये सी जो है वो इन दोनों से नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 से करेगा। फिर डी वाला जो है वो, अच्छा के वाला तो फिर सबसे कर चुका होगा ना, लास्ट में के बचेगा ना, वो तो ऑलरेडी सबसे कर चुका होगा, तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो कहाँ तक आ जाएगा, 10 + 9 + 8 + 7 ऐड कर दोगे सबको, तो कितना आ जाएगा टोटल, 55 आएगा। के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि के तक आएंगे तो ऑलरेडी सब के से हैंडशेक कर चुके होंगे। वन से लेके 10 तक का टोटल आ जाएगा 55। और देखते हैं, in how many distinguishable way can be the letters of the word chance be arranged 120 720 360 240। सेवन 20।
क्या आएगा? 360 हो गया अब। क्या आएगा बताओ? 360 आएगा या 720 आएगा? 360। लेटर्स को अरेंज करना है, इसका मतलब परम्यूटेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब परम्यूटेशन की बात कर रहा है तो जैसे इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था हमने, लॉजिक क्वेश्चन किया था एक, कि जिसमें 2 वोवेल एक साथ होने चाहिए, ठीक है ना, किया था, ध्यान है तुम्हें? स्टार्टिंग में किया था एक क्वेश्चन ये वाला, है ना। उसमें ये बोला था कि जो और आई है वो एक साथ रहने चाहिए इस तरह से। तो इनको 4 लेटर मान लिए थे हमने, है ना, और नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन निकाले थे तो फैक्टोरियल 4 आया था। ध्यान है, क्वेश्चन किया था ये, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 जो है पॉसिबल वेज है इनको अरेंज करने के। लेकिन यहाँ पे देखो 2 लेटर है ना, जो रिपीटेशन हो रहा है 2 लेटर्स का, सी का, तो जितने लेटर्स का रिपीटेशन होता है उतने फैक्टोरियल का डिवाइड और करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? 2 लेटर्स, मतलब लेटर तो एक है लेकिन रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो डिवाइड किससे करेंगे? फैक्टोरियल 2 से। तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा अपने पास? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो 360 आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना कि जब भी लेटर्स का रिपीटेशन होता है, जितनी बार भी रिपीटेशन हो रहा है उतने फैक्टोरियल का भाग लगाना है तुम्हें। नोट लगा के लिख लो चाहे इस बात को। If there are n letters, if there are n letters and one of the letter repeatedly occurring small r times, then the number of distinct arrangements equal to factorial n divided by factorial r. Factorial n divided by factorial r. Next,
जून 2017। ए जॉब इंटरव्यू is taking place with 21 male and 17 female candidates. Candidates are called randomly. Candidates are called randomly. What is the minimum number of candidates? What is the minimum number of candidates to be called to ensure that at least 2 male or 2 females, at least 2 males or 2 females have been interviewed. Options 17, 2, 3 and 21. Three. बताओ क्या आएगा ऑप्शन। इसने बोला है कि मिनिमम नंबर कितने होंगे कैंडिडेट्स के जिनको हमें बुलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम या तो 2 मेल का या कम से कम 2 फीमेल का क्या होना चाहिए,
इंटरव्यू हो जाना चाहिए। तो मिनिमम कितने कैंडिडेट्स को हम बुलाएं कि कम से कम या तो 2 फीमेल का या कम से कम 2 मेल का इंटरव्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो मिनिमम नंबर बताना है हमें। अब मिनिमम नंबर बताना है तो ऑप्शन में सबसे पहले मिनिमम नंबर से ही चेक करके देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में सबसे मिनिमम नंबर क्या है बताओ? 2 है। ये बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट्स को आप बुलाओ, ठीक है ना। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि या तो दोनों मेल हो या फिर दोनों क्या हो, फीमेल हो। उनका इंटरव्यू हो जाना चाहिए, 2 मेल का या 2 फीमेल का, ठीक है। तो अगर 2 कैंडिडेट को हमने बुलाया है तो उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है उन 2 कैंडिडेट्स की? 2 की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? या तो दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं, या फिर एक मेल हो सकता है और एक फीमेल। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, या एक मेल होगा या और एक फीमेल होगा, ठीक है। अगर दोनों मेल होते हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है ना। वो बोल रहा है या तो दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन लेते हैं, ये वाली, दोनों मेल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड वाली लेते हैं, दोनों फीमेल है, ठीक है, ये भी ठीक है, सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर अगली वाली कंडीशन लेते हैं, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है, तो वो कंडीशन फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि इंटरव्यू के लिए जो बुला रहे हो तुम कैंडिडेट, वो दोनों या तो क्या होने चाहिए, मेल होने चाहिए, या क्या होने चाहिए, फीमेल। लेकिन यहाँ तो एक मेल है और एक फीमेल है। इसका मतलब जो मिनिमम नंबर हम बुला रहे कैंडिडेट्स के, वो 2 तो नहीं हो सकते। 2 नहीं हो सकते ना, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। फिर 2 नहीं हो सकते तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास? फिर 3 है। 3 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है बताओ? 3 मेल होंगे या 3 फीमेल होंगे, या 2 मेल 1 फीमेल, या 1 मेल 2 फीमेल, ठीक है। इस वाली कंडीशन में देखते हैं तो 3 मेल आ रहे हैं, लेकिन हमें तो एटलीस्ट कम से कम कितने चाहिए, 2 मेल चाहिए। एटलीस्ट 2 बोला है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी तरह से यहाँ 3 फीमेल है, कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, ये भी सेटिस्फाइड है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये मेल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। फीमेल वाली नहीं हो रही, लेकिन हमें तो कोई सी एक चाहिए। देखो बीच में और दे रखा है उसने, एटलीस्ट 2 मेल और 2 फीमेल, एक कोई सी भी सेटिस्फाई हो जाए। तो मेल वाली सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। और अगली वाली कंडीशन में देखते हैं तो मेल वाली तो नहीं हो रही, लेकिन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है बताओ? फीमेल वाली सेटिस्फाइड है। तो चारों ही कंडीशन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आ रही है। चाहे 3 मेल हो, चाहे 3 फीमेल हो, 2 मेल 1 फीमेल हो, या 1 मेल 2 फीमेल हो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिनिमम नंबर ही बताना था। 2 तो हो नहीं पाया, तो अगला मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन उसने बताई है वो सेटिस्फाई हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। और पढ़ सकते हो अभी? नहीं, क्यों? नींद आने लग गई? आज तो सुबह काफ़ी टाइम दे दिया था तुम्हें सोने के लिए, इसी वजह से तो क्लास का टाइम लेट रखा है। क्या? नहीं, रात को नहीं, अभी बोल रहा हूँ ना, मॉर्निंग में 11 बजे से क्लास थी ना। क्यों, टाइमिंग नहीं बताया था क्या सर ने? देखो a fair die was thrown 3 times and the outcome was
if the die is thrown again, if the die is thrown again, what is the probability of getting 6? What is the probability of getting 6? Option A 1 by 6, option B 1 by 216, 1 by 1296, 1. One by 6. जो स्टार्टिंग की लाइन दे रखी है ना, उसका कोई सेंस नहीं है। ये बोल रखा है ना, ये फेयर डाई वाज थ्रोन 3 टाइम्स एंड द आउटकम वाज रिपीटेडली 6। ये पूछ रहा है इफ़ द डाई इज़ थ्रोन अगेन देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो उससे पहले 3 बार जो उछाला है उसने डाइस को, उससे हमें क्या मतलब है? उस पर डिपेंड थोड़ी कर रही है ये बात कि चौथी बार उछालने पे 6 आएगा या नहीं आएगा। उससे तो इंडिपेंडेंट ही है ना। जैसे 3 बार वो बोल रहा है कि 3 बार हमने डाइस को थ्रो किया और तीनों बार क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और बोल रहा है चौथी बार उछालते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो तो 1/6 ही होगी। 3 बार क्या आया उससे हमें क्या मतलब है? उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, मुझे ये बताओ। फेयर नहीं होता तो फिर अलग तरह से करते। फेयर का मतलब, फेयर नहीं होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि 2 सरफेस ऐसी हो जिन पे 6 हो। जो फेयर डाई है उस पर तो एक सरफेस पे एक ही नंबर होगा, लेकिन कोई ऐसा डाई जो फेयर नहीं है, ठीक है ना, तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं आएगी। लेकिन हमें तो फेयर डाई के बारे में ही पढ़ना है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि इससे पहले जितनी बार भी थ्रो किया हुआ हो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। उससे इंडिपेंडेंट है कि जो 4th टाइम अपन थ्रो कर रहे हैं वो कितना आएगा। तो 4th टाइम थ्रो करेंगे 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आएगी? 1/6 ही आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस और डायरेक्शन। ठीक है, दोनों चैप्टर्स का एक टेस्ट ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी का और नंबर का। ठीक है, बता देंगे तुम्हें कब लेना है। ठीक।